वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 3 लेक्चर नंबर 2। आज हम वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ या कोई भी चीज़ अगर वेव की तरह बिहेव करती है तो उसको कुछ टेस्ट पास करने ज़रूरी हैं, जिनमें से पहला टेस्ट जो है दैट इज़ रिफ्लेक्शन, कि उस मटेरियल को या उस मैटर को जो भी वो चीज़ है उसको रिफ्लेक्शन करनी चाहिए। अगर वो रिफ्लेक्शन कर रही है इसका मतलब है वो वेव है। अगर वो रिफ्लेक्शन कर रही है तो उसको रिफ्रैक्शन भी करनी चाहिए। तो अगर वो रिफ्रैक्शन कर रही है तो भी वो वेव है। इसी तरह से अगर वो रिफ्रैक्शन कर रही है तो उसको डायफ्रैक्शन भी करना चाहिए। तो ये 3 लिटमस टेस्ट हैं किसी भी चीज़ के वेव होने के लिए। तो आज हम इन 3 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़, इनको पढ़ेंगे और साथ कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिनमें सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, दैट इज़ वेव साइकिल। व्हाट इज़ वेव? कि वेव साइकिल जो है वो क्या होता है। आप फर्ज करें कि हमारे पास एक वेव है, लेट्स से हमारे पास एक वेव है और ये उसका मेन पोजीशन है उसकी, और इसके ऊपर मैं कुछ पार्टिकल्स ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब एटम्स। एक ये एटम है, एक ये एटम है, ये एटम है। तो ये सारे इस स्ट्रिंग के जो हैं वो एटम्स हैं। ओके, सो नाउ अगर मैं इनको डिस्टर्ब करता हूँ तो सबसे पहले ये इस पोजीशन में मूव करेगा। हमारा जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन में मूव करेगा, यानी वन एक्सट्रीम पोजीशन। फिर ये वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, देन ये जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, फिर ये वापस आएगा। तो आपने देखा कि ये पार्टिकल जो है पहले एक एक्सट्रीम की तरफ गया है, देन मीन पे वापस आया है, देन दूसरे एक्सट्रीम पे गया है और फिर वापस आया है। इसने जो इसकी जो कंप्लीट मोशन है उस कंप्लीट मोशन को हम क्या कहते हैं? वेव साइकिल। इसने एक वेव साइकिल जो है वो क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से आप ये भी याद रख सकते हैं कि एक वेव साइकिल जो है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, तो एक साइन वेव होती है। एक साइन वेव जो है वो एक कंप्लीट वेव साइकिल बनाती है, ऐसे ऐसे, जिसमें एक जो है वो क्रस्ट आ जाती है और एक ट्रफ आ जाती है। तो ये एक कंप्लीट वेव साइकिल जो है वो कहलाता है। ओके, इसी तरह से आपने दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी पढ़ रखी हैं। कौन कौन सी होती हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं कि इस एक एटम में से, लेट्स से ये एक एटम था आपके पास, इस एक एटम में से कितने, ये एक साइकिल है ना, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो 1 सेकेंड में पास हुए। तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो 1 सेकेंड में उस पॉइंट में से पास हुए हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है हमारे पास, इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है। आप इसको हर्ट्ज भी कह सकते हैं और पर सेकंड जो है वो भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं टाइम पीरियड को, कि व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है उसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? टाइम पीरियड की। और टाइम पीरियड जो है उसका जो यूनिट होता है हमारे पास दैट इज सेकेंड। ओके, उसका यूनिट सेकेंड होता है। इसी तरह से हमने स्पीड ऑफ वेव के बारे में पढ़ा हुआ है, या वेव स्पीड के बारे में पढ़ा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। वेव स्पीड, ओके।
सो वी नो दैट, हमें इस बात का पता है कि स्पीड जो है दैट इज़ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज नाउन एज स्पीड। ओके, अब ये स्पीड जो है, अगर वेव की बात करेंगे तो वेव के लिए जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू वेव लेंथ। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? वेव लेंथ के साथ। मतलब जो डेल्टा डी है हमारे पास, डेल्टा डी इज एक्चुअली इक्वल्स टू वेव लेंथ एंड जो टाइम है दैट इज इक्वल्स टू टी। तो फिर ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी? अगर आप यहाँ देखें तो ये बन जाएगी v, ये क्वेश्चन बन जाएगी आपके पास, ओके, v इक्वल्स डेल्टा डी की जगह क्या लिखूंगा? लैम्डा, और t की जगह क्या आ जाएगा? टाइम। ठीक है, और हमें पता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम जो है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, या 1/t भी इसको कह सकते हैं। अगर एक साइकिल 1 सेकंड में गुजरा है तो इसको 1/t भी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास v इक्वल्स लैम्डा, तो 1/t मैंने सेपरेट कर लिया, सो दैट 1/t इक्वल्स टू लैम्डा, दैट 1/t इक्वल्स टू f। ये किसके बराबर है? f के। ओके, तो ये हमारी वेव इक्वेशन है, v इक्वल्स f लैम्डा। अगर आपको वेवलेंथ दी जाए और आपसे जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आपके पास स्पीड होगी तो आप जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी 2 वेरिएबल्स आपको दिए जाएं तो आप तीसरा वेरिएबल जो है वो क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ये तो होगी कि वेव्स के लिए। अगर हमारे पास लाइट है, ये तो वाटर वेव्स के लिए होगी, लेट्स से किसी भी वेव्स के लिए। अगर हमारे पास लाइट है तो लाइट को की स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं c के साथ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि v इक्वल्स टू c, तो ये इक्वेशन बन जाएगी c इज इक्वल टू f लैम्डा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर लाइट वेव्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि वेव की इक्वेशन ये होती है, अगर लाइट वेव्स हैं तो उसके लिए इक्वेशन जो है वो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाएगी, एंड c स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी वेव की जो हमने अभी डिस्कस कर ली है, जिसमें वेव साइकिल देख लिया हमने, फ्रीक्वेंसी देख लिया, टाइम पीरियड, वेव स्पीड, वेव इक्वेशन देख ली है। इसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं ताकि आपको याद रहे। इसको हम यूटिलाइज करेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो इसी वेव इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे हमारे। ओके, तो आई होप सो कि आपने जो है वो नोट कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नाउ अब हमने डिस्कस करना है रिपल टैंक, कि ये रिपल टैंक क्या होता है। रिपल टैंक, रिपल टैंक जो है एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस used to study reflection and diffraction। ये आई थिंक डबल एफ जो है वो आता है, डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। यस, वाटर वेव्स जी, वाटर वेव्स के लिए रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हमारे पास रिपल टैंक होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि रिपल टैंक जो है उसको ड्रॉ कर लिया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास एक जो है वो स्टैंड होता है ऐसे, ठीक है, और इस स्टैंड के साथ हमारी जो है वो एक ट्रे कनेक्टेड होती है ऐसे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमने जो है वो मोटर कनेक्ट की होती है, ओके। तो यहाँ पे जो है वो हमारी एक सॉर्ट ऑफ मोटर जो है वो कनेक्टेड है, और मोटर जो है वो इस ट्रे के अंदर मौजूद वाटर के अंदर जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर रही है,
ठीक है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मोटर, और ये हमारा जो है वो क्या है, स्टैंड है, ठीक है। और हमने क्या किया हुआ है, और हमने ये किया हुआ है कि इसके नीचे जो, इसके ऊपर जो है वो हमने एक बल्ब ड्रॉ किया हुआ है, इंस्टॉल्ड किया हुआ है ऐसे, ओके। सो इस बल्ब का काम क्या है, ये बल्ब जो है ये क्या कर रहा है, ये जो है वो इन वाटर वेव्स का जो इमेज है वो बिल्कुल यहाँ नीचे जो है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास ट्रे है, ये ट्रे जो है इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। और इसे हमने जो है वो किसी एक्सटर्नल सप्लाई के साथ जो है वो हमने जोड़ा हुआ है, लेट्स से ऐसे एक्सटर्नल सप्लाई के साथ जोड़ा हुआ है, ओके। तो आपने देखा कि ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है रिपल टैंक की, कि एक लाइट सोर्स होता है, एक ट्रे होती है, उसमें यहाँ पे जो है वो हमने एक मोटर जो है वो इंस्टॉल की हुई है, इसी तरह से एक स्टैंड जो है हमने इंस्टॉल किया हुआ है। ये जो हमारे पास मोटर है ये वाइब्रेटर भी कहलाती है, ठीक है, ये वाइब्रेटर भी कहलाती है। और जब ये वाइब्रेट करती है तो इन वाटर, ये जो हमारे पास वाटर है इस ट्रे के अंदर, उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, वेव्स। अब जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो ऊपर से आने वाली लाइट जब इन वेव्स पे पड़ती है तो नीचे इसका क्या बनता है, इमेज बन जाता है। तो ये एक रिपल टैंक की जो है वो कंस्ट्रक्शन है, ओके। अब इस रिपल टैंक की मदद से हम 3 फिनोमेना को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? यस, रिफ्लेक्शन क्या होती है कि लेट्स से हमारे पास एक बाउंड्री है, हमने क्या किया कि इस वाइब्रेटर को ऑन किया तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और यहाँ पे हम कोई ऑब्स्टेकल रख देंगे, बिल्कुल इस तरह से। जब ऑब्स्टेकल रखेंगे तो आने वाली वेव्स टकरा के क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो लेट्स से हमने जो है वो इस तरह से इस ट्रे के अंदर हमने रख दिया, ऑब्स्टेकल रख दी कोई भी, ठीक है। और हमें इस बात का पता है हमें इस बात का पता है कि इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो कुछ ये है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि रे ऑफ लाइट आई, मतलब कि रे ऑफ लाइट कह रहा हूँ कि वाटर वेव्स आई, वाटर वेव्स इसके साथ टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। और रिफ्लेक्ट बैक जब होगी तो इन्होंने जो एंगल बनाया यहाँ पे इस नॉर्मल के साथ, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे ने जो बनाया है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने याद रखना है कि रिफ्लेक्शन के लिए एक कंडीशन होती है, रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है, फाइन, ओके। क्लियर हो गया रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है। वाटर वेव्स आती हैं, ऑब्स्टेकल से टकराती हैं, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। यानी अगर आप इसको मज़ीद लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये वाली जो है इंसिडेंट वेव्स, इसी तरह से ये रिफ्लेक्टेड वेव्स, फाइन। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। नाउ अब जो हमने डिस्कस करना है दैट इज रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ओके, रिफ्लेक्शन जो है बच्चों, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लेट्स से कि हमारे पास 2 तरह के पानी है, एक शैलो वाटर है, डीप वाटर है। शैलो वाटर कहते हैं कम गहरा पानी, और डीप वाटर कहते हैं ज़्यादा गहरा पानी। अगर आप कभी स्विमिंग पूल में गए हों तो उसमें शुरू वाली जो डेप्थ होती है वो बहुत कम होती है, इवन कि आपके फीट, आपके नीज़ सिर्फ वेट हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें जाते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप जो डेप्थ है उस पूल की वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो जो शुरू वाला पानी होता है उसे हम एज़ कम्पेयर टू डीप वाटर शैलो वाटर कह सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी कि हमारे पास 2 तरह के वाटर हैं। सो शैलो वाटर, ठीक है, शैलो वाटर जो है ये शुरू वाला पानी जो है वो हमारे पास शैलो वाटर है। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ओके ओके।
सो हमारी जो वाटर वेव्स हैं वो इस तरह से आ रही हैं, ऐसे। उससे पहले जो है मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास शैलो वाटर है, शैलो वाटर, और जो उधर वाला पानी है हमारे पास दैट इज डीप वाटर, दैट इज डीप वाटर। ओके, तो जब शैलो से डीप में जाएगी तो क्या होगा, तो होगा ये कि सबसे पहले जो ये वेव होगी, ये जो वेव होगी ये अपनी डायरेक्शन जो है वो क्या करेगी, चेंज कर देगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जो है वो क्या करेगी, डायरेक्शन को चेंज कर देगी। तो हमें इस बात का पता है कि जब भी वेव जो है वो रेयर से डेंसर में जाती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है रिफ्रैक्शन में। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि रिफ्रैक्शन में जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ओके, हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज V इक्वल्स एफ लैम्डा। ओके, इको जी, अगर साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्शन करती हैं तो उसे हम इको कह देते हैं, व्हेन अ वेव रिफ्लेक्ट बैक टू, जी जी ठीक है। तो उसके लिए स्पेसिफिकली जो है वो हम वर्ड यूज़ करते हैं, इको का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, तो अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी, अगर हम इस इक्वालिटी और इस कांस्टेंट जो कि फ्रीक्वेंसी है इसको अगर चेंज कर दें प्रोपोर्शनैलिटी के साथ, तो हम देख रहे हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ओके, तो अब आपने यहाँ पे याद रखना है, अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि जब शैलो से डीप में आती है तो हमारी स्पीड जो है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। जब स्पीड इंक्रीज़ करती है तो वेवलेंथ भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। ठीक है, अब अगर वेव जो है वो डीप से शैलो की तरफ जाएगी तो क्या होगा कि स्पीड जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी और वेवलेंथ जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इन दोनों केसेस में आइदर यू आर मूविंग फ्रॉम शैलो टू डीप और डीप टू शैलो, यानी कि चाहे आप डीप से शैलो में जा रहे हैं या शैलो से डीप में जा रहे हैं आपकी वेव्स, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ये पंच लाइन है जो आपने याद रखनी है। ये सवाल आ जाता है कि बताएं कि जब आप शैलो से डीप या डीप से शैलो में जा रहे हैं या रिफ्लेक्शन हो रही है तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहती है। बच्चे अक्सर कहते हैं एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। नो, एम्पलीट्यूड नहीं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। उसकी रीज़न ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स जो कि ये वेव्स जनरेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक उस सोर्स के साथ है, ना कि उस मीडियम के साथ है। आई रिपीट कि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक जो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला सोर्स है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, और जो दूसरा हमारे पास मीडियम है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि जब आप, आई रिपीट, कि जब आप शैलो से डीप में जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। लेकिन जब आप डीप से शैलो में जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी तो स्पीड भी क्या होगी, कम, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए हम ये वाला फार्मूला जो है वो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो आपको रिफ्रैक्शन की समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह से हम डाइफ्रैक्शन जो है उसको समझ सकते हैं कि लेट से कि आपके पास ये स्लिट्स हैं दो, एक स्लिट है, ठीक है, स्लिट कहते हैं नैरो ओपनिंग को। ठीक है, अब इस नैरो ओपनिंग के लिए यहाँ से आपके पास जो हैं वो वेव्स आ रही हैं। ठीक है, ये आपके पास वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, जस्ट अ मिनट, यस, तो आपके पास ये वेव फ्रंट आ रहे हैं। ओके, तो जब ये इस नैरो ओपनिंग में से पास होंगे तो ये वेव फ्रंट जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे ऐसे। तो ये स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टेकल्स, इसको हम क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो स्पेसिंग है, स्लिट स्पेसिंग, इसके और इसके दरमियानी फासले को हम कहते हैं डी, स्लिट स्पेसिंग। ठीक है,
इसी तरह ये जो आने वाली वेव्स हैं, इनके वेव फ्रंट का दरमियानी फासला जो है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो डायफ्रैक्शन हमेशा तब होगी, आई रिपीट, डायफ्रैक्शन तब होगी जब जो स्लिट स्पेसिंग है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू इनकमिंग वेवलेंथ ऑफ वेव्स। अगर आने वाली जो वेव है उसकी वेवलेंथ इस स्लिट स्पेसिंग से कम होगी तो फिर डायफ्रैक्शन मैक्सिमम होगी। अगर आने वाली वेव जो है वो इस स्लिट स्पेसिंग से ज़्यादा होगी तो डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, तो लाइट उस तरह से बेंड नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये हम रिपल टैंक की मदद से जो है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह हम इस रिपल टैंक की मदद से जो है वो फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ इनको मेजर भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, जो हमने आज वर्कशीट में कवर करनी है चीज़ें कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। आई रिपीट, कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि डायफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, आपको पता हो रिफ्लेक्शन में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, जब हम डीप से शैलो या शैलो से डीप में जाएंगे तो क्या होगा, क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। इसी तरह से आपको रिफ्लेक्शन का पता हो कि रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा रिव्यू लेक्चर। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। ओके, आगे चलते हैं जी। ओके, व्हाट इज अ वेव साइकिल। जी, वेव साइकिल जो है वो क्या होता है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, क्या टू क्रस्ट का दरमियानी फासला, वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पॉइंट एज अ वेव पास, या टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास, द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। यस, द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड तो आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, कंसेक्यूटिव क्रस्ट, उसे आप वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरह से टाइम टेकर फॉर वन वेव टू पास, उसे आप टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, बी। जी बिल्कुल ठीक, मसीरा, नूर, शर्जील एंड आयशा, आपने बिल्कुल ठीक बताया, बी है इसका ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पासिंग अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, द टाइम फॉर वन कंप्लीट वेव साइकिल, इसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, सेकंड का बी, जी बिल्कुल ठीक है, कि नंबर ऑफ वेव्स साइकिल जो हैं वो एक पॉइंट में से एक सेकंड में कितने पास हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। फाइन, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जी मैंने आपको दो यूनिट्स बताए थे, हर्ट्ज एंड पर सेकंड। तो एसआई यूनिट कौन सा होता है इसका, जी मसीरा, नूर, शर्जील, आपने बिल्कुल ठीक बता दिया है कि एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज सी हर्ट्ज। हफ्सा बिल्कुल ठीक है, आईएम से भी, पाकिस्तान टाउन बिल्कुल ठीक है। ओके, सी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नंबर 4 है द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज। जी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान क्या रिलेशन है। 4 का बी, मसीरा, नूर बिल्कुल करेक्ट, शर्जील, आईएम से भी, पाकिस्तान टाउन बिल्कुल ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट है जी। मसीरा नूर ने इक्वेशन भी लिख दी है, वेरी गुड। ओके, 4 में चलते हैं आप। द यूनिवर्सल वेव इक्वेशन इज, जी वेव इक्वेशन कौन सी है, जी मसीरा नूर ने करेक्ट बता दिया, 5 का बी, आयशा ने बता दिया है, पाकिस्तान टाउन एंड देन शर्जील ने भी बता दिया, दैट इज वी इक्वल्स एफ लेमडा। अच्छा, मुझे आप क्विकली बता सकते हैं कि इस इक्वेशन में जब रिफ्रैक्शन हम करते हैं तो कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है, हरी अप। यस यस, शर्जील ने बता दिया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रिफ्रैक्शन में, हफ्सा ने बता दिया, मसीरा ने बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रिफ्रैक्शन के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द वेव इक्वेशन बिकम्स, यस हमने पढ़ा था कि V इक्वल्स एफ लेमडा, तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए V इक्वल्स टू सी,
फिर सही ऑप्शन क्या होगा? शर्जील ने बता दिया है, उसके बाद आयशा ने बता दिया है 6 का सी। काइंडली एमसीक्यूज नंबर के साथ आप लिखें लाजमी जी। मसीरा नूर ने बता दिया 6 का सी, सी इक्वल्स एफ लैम्डा। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 7 है, विच apparatus is used to study wave properties like reflection? क्या आप स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं, रिपल टैंक यूज करते हैं, ऑसिलोस्कोप या प्रिज्म? जी शर्जील ने, मसीरा नूर ने बता दिया 7 का बी। IMC पाकिस्तान टाउन ने बता दिया है रिपल टैंक। वेरी गुड। हफ्सा ने बता दिया 7 का बी। ओके, तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन जो है वो रिपल टैंक है। ठीक है, अब ये बाकी चीज़ें क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर जो है उससे हम वेवलेंथ्स को या इंटेंसिटीज को स्टडी करते हैं, ये आपने याद रखना है, वेवलेंथ्स या इंटेंसिटीज ऑफ वेव्स। ओके, इसी तरह से रिपल टैंक से आप वेव की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, और सीलोस्कोप जो है उस पर आप वेव फॉर्म्स बना के देखते हैं। ये जो साइनोसाइडल वेव हम बार बार बनाते हैं, ये एक्चुअली हमने ऑसिलोस्कोप पे देखा था, CRO जैसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। प्रिज्म जो है ये डिस्पर्शन के लिए यूज होता है। जैसे वाइट लाइट है आपके पास, वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, तो अगर आप उस लाइट को प्रिज्म में से पास आउट करें तो वो 7 कलर्स को अलग अलग कर देती है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। तो प्रिज्म जो है वो डिस्पर्शन के लिए यूज होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के लिए राइट ऑप्शन क्या है हमारा? रिपल टैंक। ओके, इन अ रिपल टैंक व्हाट क्रिएट्स द रिपल्स? जी, वो जिस पे लहरें बन रही होती हैं ऐसे, उसकी वाटर ट्रे के ऊपर जो वाटर होता है, वो कौन सी चीज जो है ये लहरें बना रही होती है? जी IMC शर्जील ने भी सही बता दिया है, IMC पाकिस्तान टाउन 8C। वेरी गुड। आयशा ने भी सही बता दिया 8 का सी। मसीरा नूर ने भी बता दिया है कि वाइब्रेटिंग डिपर, वो जो हमने मोटर अटैच की हुई थी जिसके ऊपर हमारी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही थी, वो क्या करता है? ये वेव्स प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट है 9, द इमेजिनरी सरफेस रिप्रेजेंटिंग कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ अ वेव दैट वाइब्रेट इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, यानी सारे के सारे पार्टिकल एक साथ क्रस्ट में गए, एक साथ ट्रफ में आए, फिर क्रस्ट में गए, फिर ट्रफ में आए, इसे कहते हैं यूनिसन, एक साथ। जी 9th का, 8th का सी। नो, वेवलेंथ तो नहीं है। ए वाटर साइकिल भी नहीं है। अब पीछे रह गया बी एंड डी। जी बी, अब रही बी और डी क्या था, तो बी और डी में से बेहतर ऑप्शन जो था वो वेव फ्रंट था। मैंने आपको ये कल भी बताया था कि जब सारे पार्टिकल जो हैं वो एक साथ जो हैं वो क्रस्ट या ट्रफ में जाते हैं, तो वो क्या चीज़ बनाते हैं? वेव फ्रंट बनाते हैं बच्चों, वेव फ्रंट। याद रखना है कि वो इमेजिनरी पॉइंट्स जो कि उनकी जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जो होती है उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। फाइन। जिस तरह मैंने कल आपको बना के दिखाए थे सर्कुलर वेव फ्रंट्स, ठीक है, जो आज मैंने आपको बना के दिखाए हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स कहते हैं इनको। ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके, वेव फ्रंट। ओके, नाउ व्हेन वेव्स ट्रेवल फ्रॉम शैलो टू डीप वाटर, यस, शैलो से जब डीप वाटर में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? 10th का ए, शर्जील ने बता दिया है, IMCB पाकिस्तान टाउन ने बता दिया है, उसके अलावा मसीरा नूर ने भी सही बताया 10th का ए है, यस, इंक्रीज। वेरी गुड। तो वेवलेंथ जो है वो हमारी इंक्रीज करेगी। अच्छा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो जो हमारी स्पीड है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? मसीरा नोट्स डिक्रीज नहीं करेगी बेटा। मैंने आपको बताया था कि स्पीड और जो वेवलेंथ है रिफ्लेक्शन के लिए इनका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो स्पीड भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जी, वो भी इंक्रीज करेगी। वेरी गुड। हफ्सा ने बता दिया, शर्जील ने बता दिया। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बच्चों? कांस्टेंट। ओके, अब यहां तक तो मैंने बात कर दी कि यहां तक। ओके, नाउ अगर डीप से शैलो में जाएंगे तो क्या होगा? वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगी?
अगर डीप से शैलो में जाएंगे तो। यस, मसीरा नूर ने बता दिया है कि डिक्रीज होगी, शर्जील ने बता दिया है डिक्रीज होगी, वेरी गुड। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, शाबाश, हरी अप। हफ्सा ने बता दिया डिक्रीज होगी, वो भी डिक्रीज होगी। शर्जील ने बता दिया है कि अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों? यस, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, वेरी गुड। मसीरा नूर एंड शर्जील ने बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, आगे चलते हैं जी। ओके, सो नंबर 1 इज डिफाइन अ वेव साइकिल एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू अ पॉइंट एज अ वेव पासिस थ्रू इट। तो जब वेव उसमें से गुजरती है तो क्या होता है? हमने पढ़ा था कि अगर ये मेन पोजीशन है, तो जब वेव आएगी तो पहले एक एक्सट्रीम, देन वापस मीन, फिर सेकेंड एक्सट्रीम, देन वापस मीन। तो इस तरह से जो है वो एक वेव साइकिल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये आप देख सकते हैं, और अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो कंप्लीट वर्कशीट है इस लेक्चर की, वो मैंने गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। तो अगर आप इसको भी नोट करना नहीं चाह रहे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या थी बच्चों? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड पासिस थ्रू अ पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट में से जो नंबर ऑफ साइकिल्स पास हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, अगर जितना टाइम उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। Write the universal wave equation and explain what each symbol represents. The universal equation is v is equal to f lambda, उसके बाद v जो है वो वेव स्पीड है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। और ये क्या करती है, ये स्पीड और जो वेव की स्पीड है उसे फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करती है, रिलेट करती है। ओके, नेक्स्ट मूव करें। डिस्क्राइब द बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ रिपल टैंक। मैंने आपको रिपल टैंक बना के दिखाया था, मैंने बताया आपको कि उसमें शैलो ट्रे होती है, वो जो ट्रे हम यूज़ करते हैं चाय वगैरह रख के ले जाने के लिए, शैलो सी ट्रे होती है, मतलब उसकी इतनी डेप्थ नहीं होती, ठीक है। और वाटर विद अ ट्रांसपेरेंट बेस, उसकी जो बेस होती है नीचे से वो ट्रांसपेरेंट होती है। इल्यूमिनेटेड फ्रॉम अबव, उसके ऊपर हमने एक बल्ब जो है वो इंस्टॉल किया होता है। A vibrating dipper attached to the motor creates ripples on the water surface. The wave patterns appears as light and dark shadows on a screen below, allowing observation of wave properties. ये वो सारी बातें जो मैंने आपको रिपल टैंक पढ़ाते हुए जो थी वो एक्सप्लेन की थी। तो आपको रिपल टैंक समझ आ गया? कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, वेरी गुड। ओके, व्हाट इज अ वेव फ्रंट? जी, वेव फ्रंट जो है मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी सरफेस होती है जो कि पॉइंट्स को कनेक्ट करती है और उनकी फेज ऑफ वाइब्रेशन, फेज कहते हैं स्टेट। जी, IMCB पाकिस्तान डाउन, आपको रिपल टैंक की क्या चीज़ समझ नहीं आई? फेज ऑफ वाइब्रेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन वेव फ्रंट्स आर स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको बना के दिखाई थी कि स्ट्रेट लाइन जो है उन्हें पैरेलल प्लेन वेव्स कहा जाता है। इसी तरह स्पेरिकल वेव्स जो गोल गोल होती हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है। ओके, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, सॉरी एक मिनट। ओके, आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ही अटेम्प्ट करना है, सिर्फ आपने बताना है कि रिपल टैंक क्या होता है। तो मैंने शुरू में बताया था कि रिपल टैंक जो है वो शैलो ट्रे ऑफ वाटर, मतलब एक ट्रे होती है उसके अंदर वाटर होता है। मैंने शुरू में ड्रॉ भी किया था जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें जो वाटर होता है और ट्रांसपेरेंट बेस होती है, उसकी जो बेस होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। अगर मैं आप कहते हैं तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट।
ओके, यहाँ देखिए ज़रा, तो हमारे पास जो है वो इस तरह से ट्रे होती है, एक हमारे पास स्टैंड होता है और नीचे उसकी बेस होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो बल्ब इंस्टॉल किया होता है, ठीक है। इसमें वाटर होता है और यहाँ पे हमने जो है वो मोटर लगाई होती है जो कि इस ट्रे के अंदर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस कर रही होती है, और ऊपर से जब लाइट फॉल करती है तो इस बेस पे पैटर्न बनता है, क्योंकि ये नीचे से ट्रांसपेरेंट होती है तो यहाँ पे जो है वो एक पैटर्न बनता है जिसको हम ऑब्जर्व करके वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, ठीक है। ओके, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप जो है ना वो YouTube पे जाके इस लेक्चर को दोबारा से सुन सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जो है वो रिपल टैंक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, ठीक। ओके, नाउ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स। आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जिस तरह मैंने शुरू में डायग्राम्स बनाई थी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन की, और साथ मैंने आपको कंडीशंस भी बताई थी, तो वो आपने क्या करनी है, इसमें नोट करनी है। डिस्क्राइब हाउ ईच कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड यूजिंग अ रिपल टैंक एंड स्टेट द कंडीशंस। जी, कंडीशंस की बात आ गई ना यहाँ पे, क्या आपने बताना है कि हम रिपल टैंक्स की मदद से जो है, रिपल टैंक की मदद से जो है वो हम किस तरह से इन तीनों कंडीशंस को जो है वो बता सकते हैं, और साथ जो है वो हमने क्या बताना है, विद ईच फिनोमेना अकर्स मोस्ट इफेक्टिवली। जी, तो ये बेसिकली रिपल टैंक का क्वेश्चन ही है जिसमें आपने तरतीब से बताना है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन क्या होती है, फिर इसको रिपल टैंक के साथ जोड़ना है कि रिपल टैंक किस तरह से हमें बताता है, उसके बाद आपने इसकी कंडीशन बतानी है। तो इसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वाटर वेव जो है रिपल टैंक की हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्ज है, एंड वेवलेंथ, और जो वेवलेंथ है दैट इज 0.05 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड। आपने जो है वो क्या करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है इक्वेशन यूज़ करते हुए। तो आपको पता है कि आप स्पीड जो है वो v इक्वल्स एफ लेमडा से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, दूसरा पार्ट ये कहता है कि इफ़ द वेव इंटर्स अ रीजन वेयर इट्स स्पीड रिड्यूसेस। अब उसने आपको स्पीड दे दी है और वो स्पीड जो है दैट इज़ 0.4 मीटर पर सेकेंड, बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 हर्ट्ज ही रहेगी। तो आपने क्या बताना है, वेवलेंथ के बारे में बताना है। तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू v ओवर एफ। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मीटर में आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फाइन, तो इस तरह से जो है वो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक इक्वेशन यूज़ करनी है आपने, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद हम इसको जो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं। अगर आप को इस टाइम अंडरस्टैंड आप नहीं कर सके तो आप यूट्यूब पे जाकर भी देख सकते हैं। अगर फिर भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो वहाँ पे आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, हम उसका जो रिप्लाई जो है वो एज सून एज पॉसिबल ज़रूर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।